जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में। इसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे, उसके बाद फिर किसके ऊपर लागू किया, किन्होंने लागू किया, कैसे लागू किया, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अरे यार, ये कुत्ते भी ना परेशान किए हुए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल बनकर के भारत आए 1798 ईस्वी में, और उनका शासनकाल 1805 ईस्वी तक गवर्नर बनकर उन्होंने भारत में रहा। उसकी नीति ये थी कि जितने भी बड़े बड़े शासक हैं और जिनके बड़े बड़े राज्य हैं, बिना उनसे टकराए ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। क्योंकि बड़े साम्राज्य से इसलिए नहीं टकरा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। तो बिना किसी युद्ध के बड़े शासकों को छोड़कर जितने भी छोटे छोटे शासक थे, उन सबके ऊपर अपना नियंत्रण कर लेना जितनी जल्दी हो सके। उस टाइम में उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, यानी कि सब्सिडी अलायंस उन्होंने बनाई। ये एक ऐसा हथियार था कि इसे तीन चीज़ होती थी, तीन चार चीज़ों का शिकार कर लिया था। एक तीर, तीन तीन निशाने। उनको क्या नजर आई? एकता, यूनिटी। जितने भी भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, आज के टाइम पे तो इंडिया है, लेकिन उस टाइम पे ये इंडिया नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, चाहे वो मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, या फिर मराठा कन्फेडरेसी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये सारे जो छोटे छोटे राज्य राज्य थे, उन सब के राजा ऐसे व्यवहार करते थे, ऐसे बिहेव करते थे जैसे उनका ये जो छोटा सा साम्राज्य है, ये उनका देश है। मतलब छोटे छोटे देश, अगर आज के टाइम पे वो नियम लागू होता तो आज यूँ कह सकते हैं कि 29 देश होता है इस भारत में। पहले मैं इन कुत्तों को समझा के इसी चीज़ की वजह से अंग्रेज़ों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो लॉर्ड वेलेस्ली टहलते हुए पहुँचे सभी राज्यों के पास और उन्होंने कहा, अरे यार, तुम आराम से चिल मार करके यहाँ पर मस्त बैठे हो, तुम्हारे बगल वाला राज्य तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए उतावला बैठा हुआ है, और तुम यहाँ चिल कर रहे हो। ये सुन करके बाकी लोग डर जाते थे और वो इस ट्रीटी को साइन कर लेते थे। कुछ शासकों ने ये ट्रीटी यानी कि सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से उन्होंने ट्रीटी को साइन कर लिया और यही लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी। इसके आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी अलायंस है क्या? जब बहुत सारे राजाओं ने साइन कर लिया, वो क्यों किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ों को लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सब्सिडरी अलायंस। मुझे पता है बहुत ज़्यादा चाट रहा हूँ मैं। ये संधि तुम्हें माननी पड़ेगी, चाहे हंसकर मानो या रोकर। हंस करके मानने वालों में जैसे बहुत सारे थे जिन्होंने मान ली थी, और जिन्होंने नहीं मानी जैसे कि मैसूर, उनके साथ क्या हुआ? मौत के घाट उनको उतार दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राजाओं के विदेश संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो भी राज्य अपने बगल वाले राज्य से, चाहे उसके रिलेशन उसके साथ अच्छे हों या बुरे हों, अब वो उस रिलेशन को त्याग देता था और इस रिलेशन के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो जाता था। अब इस टाइम पे अगर दूसरा राज्य आपके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता तो ये चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी। आपके बगल वाला राज्य क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें भी आपको कुछ पता नहीं चलेगी। उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी ताकि अंग्रेज़ जो उनके बगल वाले राज्य हैं वो उनको इस बात की धमकी दे दें कि अगर तुम इसके ऊपर आक्रमण करते हो, होता तो बेसिकली यही था कि एक राज्य को भी सभी राज्यों को सेम चीज़ें बताई जाती थी। इसी की वजह से ये शर्त रखी गई थी ताकि वो तुम फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकते, उसके ऊपर नियंत्रण हमारा होगा। तो जिसके वजह से, क्योंकि कोई भी राज्य किसी के ऊपर आक्रमण तब करेगा ना जब कोई दुश्मनी हो। बेसिकली ये बात मानने लायक है कि उस टाइम पे यूनिटी का अभाव था, लेकिन इतना भी नहीं था कि बिना मतलब ही एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने ये नीति बनाई। पहला शर्त ये था। दूसरा, बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेज़ी सेना रखेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े राज्य थे, चाहे मराठा कन्फेडरेसी हो या फिर मुग़ल शासक हो, इन सभी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अफ़गानों के अलावा अंग्रेज़ी सेना भी रखनी पड़ती थी।
और अंग्रेज़ी सेना, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास इतनी जगह नहीं थी कि वो अपने हर जगह वो अपनी आर्मी ढोते रहें, जिसकी वजह से उन्होंने ये नीति बनाई ताकि जितने भी बड़े बड़े शासक हैं वो उनके आर्मी को रख लें और इससे उनको किराया मिलता रहे। ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा रेजिडेंट, बेसिकली रेजिडेंट यूँ समझ लेते हैं फॉरेन ऑफिसर। ठीक है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, इस तरह के जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं वो। तो रेजिडेंट का काम ये होता था कि उसे एक राज्य में बिठा दिया जाता था और उस राज्य का जो राजा कोई भी नीति बना रहा है तो उसकी जानकारी रेजिडेंट को होती थी और यही रेजिडेंट वो जानकारी ब्रिटिश गवर्नर जनरल को देता था। उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल ये तय करता था कि किस इंसान को कब तक प्रोटेक्ट करके कब तक प्रोटेक्शन देना है और उससे किस तरह से लाभ उठाना है। तो रेजिडेंट का काम बेसिकली ये था। चौथा, यूरोपियों को काम पर नहीं रखेगी। यूरोपियों को काम पर इसलिए नहीं रखेगी क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार्म कर सकते थे या फिर उन्हें कॉम्पिटिशन दे सकते थे, जिसकी वजह से यूरोपियों को काम पर नहीं रखने के लिए ये शर्त लगाई गई। क्योंकि बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सारी कंपनियों को बाहर निकाला था। इन यूरोपियों को काम पर नहीं रखने में एक्सपर्ट्स का भी था कि तुम किसी भी एक्सपर्ट को नहीं रख सकते, क्योंकि एक्सपर्ट का तो काम ही होता सलाह देना, और वो अगर उसने एक अच्छी सलाह दे दी तो फिर तो अंग्रेजों के लग गए, जिसके वजह से यूरोपियों को काम पर नहीं रखा गया, ये शर्त लगाई गई। इसके बदले में कंपनी उस स्टेट को प्रोटेक्शन देगी अपनी आर्मी के थ्रू, और वो आर्मी का पूरा प्रबंधन का खर्चा वो राजा को देना पड़ता। छठा जो है वो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसके एक रूल तो राजा का भी था कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप हमारे इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरप्ट तो नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपका जो इंटरनल मामला है वो आप इंटरनली सुलट लो, मैं इसमें सिर्फ इतना ही है सब्सिडी अलायंस में कि हम आपको दूसरे राज्य से प्रोटेक्शन देंगे और कुछ नहीं, इसके बदले में आप हमारे सेना का रख रखाव करेंगे और अगर कोई युद्ध होता है तो उसका खर्चा भी आप उठाएंगे। ठीक है। तो यही सिंपल सा अंग्रेज़ों लोगों को लग रहा था, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर कन्फेडरेसी थी, उन सबको ये चीज़ें लग रही थी अरे क्या है इसमें कुछ तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आराम से मान लिया। नहीं माना मैसूर ने, फिर उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। अब जिन्होंने मान लिया उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। मानना पड़ा। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम ने मान लिया। 1799 में मैसूर, 1799 में ही तंजौर को भी मानना पड़ा। 1801 ईस्वी में अवध को मानना पड़ा। 1801 में पेशवा को भी मानना पड़ा। 1803 में भोसले, 1804 में नागपुर के भोसले, इन सारे लोगों को ये चीज़ें माननी पड़ी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास था ही नहीं, तो बस यही था सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या है, इसके बारे में आपने वीडियो नहीं डाली है, आपने पढ़ा दिया। तो मैं सब्सिडियरी अलायंस का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।